हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को पूरा आप लोग अभी से तैयार कर लो, क्योंकि भैया 24 फरवरी के बोर्ड पेपर में ये 100% पूरा यही पेपर आएगा जो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। ये पूरा पेपर आज के इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, और इस पेपर के बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पूरा आपको हल करके बताऊंगा कि पेपर में आप लोग 24 फरवरी को कैसे हल करोगे। यहाँ पर देखिए 2025 का ये पेपर है। पेपर कोड भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, 400 HV पेपर कोड है जो कि आपके 24 फरवरी किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइएगा। हिंदी का ये पेपर है स्टूडेंट, अनुक्रमांक यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, आपके प्रवेश पत्र में होगा और नाम अपना आपको पता ही है। उसके बाद में देखिए हिंदी का ये पेपर है क्लास 12, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और ये पेपर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए अच्छे से दिया जाएगा आपको भैया एक्स्ट्रा, जो आपको उपयोग करना है अच्छे से पेपर को पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख लेनी है। पेपर कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैंने कवर पेज में भरना सिखा दिया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर खंड खा, यहाँ पर देखिए खंड का और खंड खा ये 2 भाग होते हैं, यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ है और दोनों भाग में 50-50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट खंड का के सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन, जो कि गद्य के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी से लिए गए हैं। देखिए कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक थे, कौन थे भैया ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। इन चारों में से बताना है स्टूडेंट कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इनमें से आपका दूसरा हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी आपका खा नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गा नंबर, कला और संस्कृति के लेखक हैं। इन चारों में से आपको बताना है स्टूडेंट कि कला और संस्कृति के लेखक कौन है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र के स्वरूप, उसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो उसके लेखक और कला और संस्कृति के लेखक एक ही है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार किया होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी जो मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ। इसका आंसर जो है आप लोगों को ऑलरेडी से आता होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। तो भैया चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं इनकी प्रसिद्ध जो कहानी है उसने कहा था, क्या कहा था, उसने कहा था। अब क्या कहा था भैया ये तो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसके जाता है। तो ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है स्टूडेंट मैंने जो एक प्रकार से सर्च किया, ठीक है, तो गूगल पर, तो वहाँ पर भारतेंदु दिखा रहा था और बुक में दिखा रहा था सरस्वती। अब आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका को हो जाएगा या सरस्वती को। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो कि बुक वाला ये है और गूगल वाला ये है, करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कॉमेंट में। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट दूसरे का नंबर क्वेश्चन, गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन के रचना इनमें से कार कौन है, आगेश जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। तो इनमें से केवल एक ही सही है और गुंजन के जो रचनाकार बताए जा रहे हैं भैया सुमित्रा नंदन पंत आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, कबीर वाणी के डिक्टेटर कथन है। कबीर वाणी के डिक्टेटर कथन किसका है ये आप लोग बताइए। ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं। तो क्या इनमें से छायावादी हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। प्रयोगवादी ये भी नहीं। नई कविता इनमें से कहाँ, नई कविता कहाँ आ गई भैया, इनमें से आपका प्रगतिवादी हो जाएगा जो कि जो है आपका केदारनाथ अग्रवाल जी, ठीक है, काव्य धारा के कवि है, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि। तो गा नंबर का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए घा नंबर क्वेश्चन, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। तो जो कवि वचन सुधा स्टूडेंट पत्रिका है इसके जो संपादक हैं इन चारों में से आपको बताना है और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आ चुका है ना कवि वचन सुधा से रिलेटेड। जी हाँ, ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर भी दिया है, तो ये गद्य और पद्य दोनों में आता है क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन देखिए अड़ा नंबर में नील भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति में रचनाकार हैं। तो इनमें से भैया महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी, जो कि में नील भरी दुख की बदली, इनका एक प्रकार से पद्यांश है जो कि बहुत ही पॉपुलर पद्यांश है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महादेवी वर्मा जी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो टोटल स्टूडेंट 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो था मैंने बता दिया, 5 गद्य से और 5 पद्य से, लेखक और कवि से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ऐसे ही तैयार करना है। और आप लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, ठीक है, पूरा हिंदी की कॉपी आप लोगों को कैसे लिखनी है ताकि आपको 95% हिंदी में मिल सके। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसमें आप अच्छा स्कोर करके, फर्स्ट पेपर है जिसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे तो 95% आप ला सकते हैं। बस मेहनत कीजिए और जो मैं तरीका बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, कॉपी वाला वीडियो देखिए, मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। ठीक है, और सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से जान जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, टोटल आपके 2 यहाँ पर गद्यांश दिए जाएंगे पेपर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, पेपर में आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और इनमें से केवल एक गद्यांश को सॉल्व करना है और उसके बताए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, टोटल 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुझे मानव जाति के दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। अब ये प्रकार से हमें भैया ये गद्यांश है जो कि पढ़ना आप लोग चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिए, इसके बताए गए जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसके चैप्टर का नाम क्या है और इसके लेखक का नाम क्या है ये बताना है। तो इसके चैप्टर का नाम है भैया अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल चैप्टर का नाम है और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो एक जो प्रश्न है आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये जो रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक स्टूडेंट, इसका आप लोगों को क्या करना है, व्याख्या करना है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऑलरेडी से कर रखा है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक वीडियो अभी हाल ही में अपलोड किया है, सुबह ही शायद अपलोड किया है, कि आप लोगों को क्या है गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करना है पेपर में। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैंने तरीका बताया है। फ्री में आप लोग गद्यांश कैसे हल कर सकते हैं वो वीडियो जरूर देखा लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब अथवा वाला है, मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको नहीं अच्छा लगता है या नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे ऊपर वाला, तो आप ये नीचे वाला कर लीजिएगा कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा जो निःशूत्र होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। ठीक है, आप ये वाला भी कर सकते हैं, इसके बताए गए प्रश्नों का भी उत्तर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। तो इस चैप्टर का नाम क्या है भैया, इस चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता। ठीक है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम है और इसके जो एक प्रकार से लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसमें मैं बात करूं स्टूडेंट, देखिए इसमें देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस बताए। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी था, चाहे वो आपका गद्यांश हो या पद्यांश में, आगे भाई पद्यांश भी बताऊंगा, तो ये दोनों उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी के यहाँ पर 3 प्रश्न होगा, देखिए 4 प्रश्न हो गया है। ठीक है, 6 प्रश्न हो गया है स्टूडेंट, लेकिन ये कंप्यूटराइज गड़बड़ी है, इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए जो 3 प्रश्न है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। देखिए मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख देंगे, ये गद्यांश में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और मैं दिखा देता हूँ, आज हमारे सामने समाज का क्या स्वरूप कैसा है। तो आज हमारे समाज में क्या स्वरूप है, कैसा है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए संघर्षों से मनुष्य की नई शक्ति पाई है हमारे समाज में, आज भी वो आज जो रूप है, यानी यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आपके 4थे नंबर प्रश्न का उत्तर है, उसी तरीके से 5वें नंबर प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ये पूरा रेखा जो खींची हुई यहाँ तक आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने एक प्रकार से व्याख्या कर रखा है, आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो तरीका आप लोग जान जाइए, वो वीडियो जरूर देख लीजिए कि गद्यांश और पद्यांश कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो 3 प्रश्न है इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, आराम से वीडियो देखकर ढूंढ लीजिए और ठीक है तैयार कर लीजिएगा। जो मैंने बताया है अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता ऐसा चैप्टर है जिससे आपके हर साल एक ना एक गद्यांश पूछे जाते हैं, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। 4था नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित जो पद्यांश हैं इसके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, हस्तशेष तुम हस्तहीन, ठीक है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है चिर नवीन। एक प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है ना, और ये भी पद्यांश स्टूडेंट 10 नंबर का होता है। पेपर में मैं बात करूँ तो 2 पद्यांश आपके पूछे जाते हैं और इनमें से केवल एक ही पद्यांश को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। इसमें भी 5-5 प्रश्न दिए होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 5-5 प्रश्न दिए होते हैं और दोनों में से केवल एक को सॉल्व करना है। इसमें से बताए गए जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए भैया और अपना 10 नंबर प्राप्त कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है इस पद्यांश से कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये कवि से रिलेटेड है ना, तो आपको कवि का नाम लिखना है कि ये जो लिखा है पद्यांश कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है हस्तशेष तुम हस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। तो ये भैया जो चैप्टर का नाम है बापू के प्रति, क्या नाम है, बापू के प्रति चैप्टर का नाम है। इसके जो कवि हो जाएंगे वो सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे इसके कवि। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने भैया चैप्टर और उसके कवि का नाम बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, इसी का भैया पूरा आपको व्याख्या करना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने व्याख्या कर रखा है तो आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। बापू के प्रति परिवर्तन, बापू के प्रति ऐसे चैप्टर है जिससे आपके पद्यांश आएंगे, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिए। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको गद्यांश में ही बता दिया था स्टूडेंट, 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो गद्यांश हो पद्यांश, चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद में देखिए 3 आपके इसके 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं इसी से पद्यांश से जुड़े। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है, इन पद्यांश में, ठीक है। उसके बाद में देखिए अथवा करके दिया हुआ है, ये देखिए अथवा करके ये पद्यांश दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए 5 प्रश्न है ना। इसमें लिखा है सबसे पहला प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यावतरण किस पाठ से लिया गया और इसके रचयिता कौन है। तो भैया ये जो आपका है कि कौन क्लांता, यहाँ पे देखिए क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो ये भैया लिया गया पवन दूतिका से। चैप्टर का नाम है भैया पवन दूतिका। इसके जो कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हो जाएंगे इसके कवि, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना पूरा, इसका आप लोगों को व्याख्या कर देना है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने ऑलरेडी से इसका व्याख्या कर रखा है तो आपको अच्छे से कर देना है, ठीक है। तो आप और उसके बाद में देखिए जो 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आपको इसका आंसर दे देना कि पवन थकी हुई किसान स्त्री की थकावट कैसे दूर करेगा और आकाश में जाते मेघमंडल के साथ पवन कैसा व्यवहार करेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये पद्यांश है स्टूडेंट जो कि 2 पूछे जाते हैं, और गद्यांश पद्यांश कैसे हल करना मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया बापू के प्रति हो या पवन दूतिका, ऐसे चैप्टर है जिससे आपके पेपर में आपका आएगा ये, ठीक है। चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, उसके 5-5 पद्यांश को तैयार कर लोगे तो आपका इनफ रहेगा, ठीक है। और आपके पेपर में आएगा तो 10 नंबर आपको देकर जाएगा। 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 80 शब्दों में आपको करना है, ठीक है। 5 नंबर आपको जीवन परिचय का दिया जाता है। अब वो जीवन परिचय कौन कौन सा हो सकता है, देखिए सबसे पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार, जो कि आपके 24 फरवरी को मैं गारंटी लेता हूं इनमें से देखिए 3 आपको तैयार करना है, इनमें से एक तो एक आएगा और वही 5 नंबर दिलाकर आपको जाएगा, क्योंकि पेपर में एक ही करना है। तीनों को तैयार जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, याद रखिए इनमें से एक फंसेगा तो 5 नंबर देकर जाएगा, और तैयार करना है आपको 3, ठीक है। आएगा एक और वही काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्द, 5 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है महादेवी वर्मा जी का कवि में, दूसरा मैथिली शरण गुप्त और तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कवि ऐसे हैं जिनका जीवन परिचय पेपर में हर वर्ष देखने को आपको मिल जाएगा,
ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लाठी अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लाठी अथवा जो बहादुर कहानी है इसका क्या करना है आपको, कथा वस्तु लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ठीक है। 80 शब्दों में कहानी लिखना है। अथवा करके दिया हुआ है स्टूडेंट, चाहे आप लोग लाठी का कर लीजिए या बहादुर का कर लीजिए, आपको मिलना कितने नंबर तय है, 5 नंबर। अब अथवा करके यहाँ पर और भी दिया है, देखिए आपके पास बोनस पॉइंट भी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर बोनस पॉइंट क्या है, देखिए पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र कौन है भैया, गोधन है। तो गोधन के बारे में आपको बताना है। इस वीडियो में स्टूडेंट में जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जिसका कह रहा हूँ कि वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, पीछे आप शिवम स्टडी नॉलेज लगा दोगे बाई करके, इस तरह से बाई कर लीजिए और पीछे शिवम स्टडी नॉलेज लिख दोगे। जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वीडियो आपको हमारा ही मिलेगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाओगे, हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का आपका खंडकाव्य पूछा जाता है। अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में आपको एक खंडकाव्य लिखना है और आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अब मैं बात करूं तो ये जिला वाइज खंडकाव्य होता है स्टूडेंट। देखिए किसी के डिस्ट्रिक्ट में मुक्तिया के खंडकाव्य लगेगा, किसी के सत्य का जीत, किसी में रश्मरथी, किसी में आलोक वृत्त, किसी में त्यागपथी। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंडकाव्य होता है, ठीक है। और आपको वही खंडकाव्य तैयार करना है जो आपके जिले का हो, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि भैया आपके जिले का कौन सा खंडकाव्य है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक में जाना, नहीं तो बुक में जाओगे, खंडकाव्य वाले भाग में जाओगे तो वहाँ पर लगभग 10 से 12 जिले को नाम लिखा होता है एक खंडकाव्य में, ठीक है। आपका जो जिला होगा उसी खंडकाव्य को आप लोग तैयार कर लीजिए और कॉपी में भी उसी को लिखना है। कोई अन्य लिखोगे नंबर कट जाएगा, 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो जो आपका खंडकाव्य है जो डिस्ट्रिक्ट का, वही तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए खंड खा आ चुका है यहाँ पर। देखिए अब खंड खा में देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन हमें यहाँ से तैयार करना है पेपर के लिए। देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर दिया जाएगा। पेपर में 2 संस्कृत के गद्यांश दिए जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। पेपर में आपको 2 दिए जाएंगे संस्कृत के गद्यांश, और पेपर में मैं बात करूं केवल आप लोगों को एक ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर दिया जाएगा ना, 2 नंबर दिया जाएगा इसके संदर्भ लिखने के लिए, ये देखिए, ठीक है। और 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए, जो ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका ट्रांसलेशन करके हिंदी में कीजिए, ठीक है। इसका अनुवाद समझ में आ गया। तो 5 नंबर ये जो संस्कृत में दिया है बाबू, इसके लिए आपको हिंदी में इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं ना इंग्लिश का, उसी तरीके से इंग्लिश टू हिंदी। अब यहाँ पर है संस्कृत टू हिंदी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम बताने के लिए संदर्भ इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है आपका ये जो दिया हुआ संस्कृत का गद्यांश, ठीक है। उसके बाद में अथवा करके जो ये दिया हुआ है, ये लिया हुआ है आपका जातक कथा के, देखिए जातक कथा के निपुत जातकम, यहाँ पे देखिए नित्य जातकम, ठीक है। तो ये तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि संस्कृत का गद्यांश कैसे सॉल्व करें, इसका अनुवाद कैसे लिखें, इसका संदर्भ कैसे लिखें, तो भैया वीडियो इंतजार कर रही है आप लोगों की, जाइए देखिए। और मैं याद रखिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, जो आप देख रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें सब फर्क क्या होगा कि एग्जामिनर भैया अपना क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से देगा, आपके बुक से जितने भी मैं तैयार करा रहा हूँ, जितने मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ उसी से देगा, बाहरी नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर खा नंबर। देखिए खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, मैं दिखा दूँ। देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का आप लोगों को क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब इसको आप लोग श्लोक कह लीजिए, ठीक है, या इसको आप लोग पद्यांश कह लीजिए संस्कृत का, ठीक है, सेम टू सेम है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको छोटा छोटा जो है पद्यांश यानी श्लोक देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के लिए 2 नंबर और हिंदी में इसका अनुवाद करने के लिए 5 नंबर आपको पेपर में दिया जाएगा। अथवा करके 2 दुआ है, आपको पेपर में केवल एक ही करना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता हो अनुवाद करना, वो आप कर लीजिएगा। मैं नाम बता देता हूँ आपको, जो है संदर्भ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो है ये वाला, आप है आपका निपत दिलीप से, ठीक है, निपत
दिलीप से लिया गया है। और ये जो नीचे वाला है कि विद्या विविधाय धर्मदाय शक्ति, ये आपका लिया गया है सुभाषितम रत्नान से। ठीक है, सुभाषित रत्नान से। ठीक है, तो दोनों चैप्टर का नाम बता दिया, बस आपको अनुवाद करना है। देखिए सबसे कठिन जो लगता है सभी विद्यार्थी को, वो क्या लगता है मैं बता दूं आपको, अनुवाद देखिए सबसे कठिन होता है, जो कि आप लोगों को करना आना चाहिए। और कठिन नहीं होता, मैं बात करूं कठिन नहीं होता, कठिन उनके लिए नहीं होता जो टॉपर स्टूडेंट होता है, जो पढ़ाई करता है हिंदी में, जो पढ़ाई करता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बताया था कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, बस आप पढ़ना आपको आना चाहिए, आप मेहनत किए हो हिंदी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन मैं दिखा दूं। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 4 प्रश्न दिए हुए पेपर में, आपको केवल इनमें से 2 ही प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर पेपर में दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि राजा भोज सीता की प्रवाह, तो इसको इस तरह से लिखना है, राजा भोज सीता। देखिए राजा भोज सीता, ठीक है, प्रभा, यहाँ पर देखिए प्रभात, ठीक है, प्रभात वर्णे इति फिर प्राह, इस तरह से आपका हिंदी में हो जाएगा। मैंने कॉपी वाली वीडियो में स्टूडेंट डिटेल से समझाया है कि आपको प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इनमें से मैं बात करूँ, इनमें से केवल 2 ही प्रश्नों को आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि हास रस अथवा रौद्र रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। 6 नंबर में है कि अनुप्रास अलंकार अथवा भ्रतिमान अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। और गा नंबर है कि दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, इसमें भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट, 2 नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा नोटिस किए होंगे, तो यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो चाहे आप हास रस का कर लीजिए, या रौद्र रस का कर लीजिए, या अनुप्रास का कर लीजिए, या भ्रतिमान का, या आप दोहा का कर लीजिए, या चौपाई का। मैंने रस छंद अलंकार के ऊपर एक ऑलरेडी से वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो इन सभी जो रस छंद अलंकार है 2-2 नंबर का आपका पेपर में आता है स्टूडेंट, हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको प्लीज़ आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 6 नंबर आपके पेपर के लिए बहुत ही कीमती है। एक नंबर आपके लिए कीमती है, छोड़ना आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। बनाकर लिखिए, नहीं आ रहा कुछ भी कीजिए, लेकिन लिखिए। गाली, गलत शब्द, ये सब बिल्कुल भी मत लिखिएगा। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ताकि आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें अन्य स्टूडेंट की तरह। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का आपका निबंध दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 + 7 करके बराबर 9 दिया है, तो 2 नंबर दिया जाएगा जब आप उसका प्रस्तावना लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, और 7 नंबर दिया जाएगा उसकी पूरी व्याख्यात्मक बताने के लिए भैया कौन सा पॉइंट है, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। अरे देखिए स्टूडेंट, पहला जो है आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। दूसरा यहाँ पर आपका निबंध है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। तीसरा है भारत में लोकतंत्र की सफलता। और चौथा है आपका युवा शक्ति में असंतोष के कारण और निवारण। आप लोगों को स्टूडेंट बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी कराना इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ चल रही है, ठीक है स्टूडेंट, तो इग्नोर कर लीजिएगा। और ये जो चारों निबंध है स्टूडेंट, इसका वीडियो मैंने चैनल पर बना रखा है। आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, वीडियो देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि मैं सभी का वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का पहला क्वेश्चन कि तच्चोर, तस, यहाँ पर देखिए तत् प्लस चोर की संधि होगी, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या तदचोर हो जाएगा, तच्चोर हो जाएगा, या तच्चोर हो जाएगा, या तच्चोर हो जाएगा? तो इनमें से घा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन का घा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद है, तो इन चारों में से बताना है कि भैया सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए यदि आपको आता है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो गा हो जाएगा। सद, यहाँ पर देखिए सत प्लस जन हो जाएगा सज्जन का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा नैनम का संधि विच्छेद हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए स्टूडेंट कि इन चारों में से नैनम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या इनमें से का वाला हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपका नैनम का सही संधि विच्छेद ने धन अनम हो जाएगा।
उसके बाद में देखिए समास आ गया है। खा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिग्रह में समास है, तो प्रतिग्रह में समास आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि घनश्याम में समास है। अब यहाँ पर आपको चारों बताना कि घनश्याम में क्या समास होना चाहिए, ठीक है। क्या आपका अव्यय भाव हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारण या बहुब्रीहि। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो कर्मधारण हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आप बताइए घनश्याम का समास क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार बुक में जो है गलत होता है, तो इसीलिए मैं आपसे कंफर्म करने के लिए पूछ लेता हूं, ठीक है। आपको आता है तो जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 13 नंबर का पहला क्वेश्चन कि श्रीमती शब्द में प्रत्यय है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीमती शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मतुप, ठीक है, का वाला। दूसरा है मतिमान शब्द में प्रत्यय, तो इसमें आपका खा हो जाएगा, मतुप हो जाएगा, ठीक है। मतुप मतुप दोनों में भैया यही दिया हुआ है, ठीक है। और 1-1 नंबर का है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में यहाँ पर कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। अब ये 3 आपके दिए जो है प्रकार से वो दिए हुए हैं विभक्ति, ठीक है। इनमें से किसी एक को तैयार कर लेना। जैसे मान लीजिए कि आप ये दूसरा कर ले हैं कि यहाँ पे देखिए वृक्षभ्य, फिर पुष्पपाणि, यहाँ पे देखिए पंतांति। थोड़ा हमारा जो है संस्कृत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि वृक्षों से पुष्प गिरते हैं, हिंदी में इसका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि सूत्र हो जाएगा ध्रुव। मैं सूत्र इसका लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्रुव माप पाए, माप यहाँ पे देखिए माप पाए पदान पदानम, ठीक है, इसका एक सूत्र हो जाएगा। इसमें जो विभक्ति हो जाएगी भैया वो हो जाएगी पंचमी विभक्ति, ठीक है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी इसमें, ठीक है। 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। 8 नंबर का है स्टूडेंट, और स्थानीय जो समाचार पत्र के संपादक है इसको आपको पत्र लिखना है अथवा करके, ठीक है। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रैकेट में प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हैं आवेदन पत्र के लिए, इनमें से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। पत्र लिखने के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग वीडियो हमारे देखते होंगे तो पता होगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोग के लिए पूरा पेपर यहीं तक था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है। और आपको और भी वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में। चैनल पर विजिट करोगे, वहाँ पर हिंदी का प्लेलिस्ट दिख जाएगा आपको, वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट का। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओगा तो केवल आपको हिंदी के ही वीडियो मिलेंगे, तो ज़रूर आप जाकर तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के इस वीडियो में कॉपी वाला स्टूडेंट जो वीडियो है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कॉपी लिखा जाता है, क्या करना होता है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।